कॉम्प्लेक्स एनालाइज। ठीक है, तो आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो ये बनाता है मेरे सबसे थर्ड पेपर की सेकेंड पेपर की जो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है ना, इस बुक से बनती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाली बुक पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं वहां से शुरू करते हैं। जैसे कि इसकी शुरुआत इस प्रकार से हुई थी कि जिस प्रकार से कि हमारे सामने कुछ इस प्रकार से कोई नंबर दिया कि x² + 4, तो ये एक द्विघात समीकरण है। अब इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हमें एकदम सामने दिखाई दे रहा है, देखो x² + 4, इसके अंदर हम कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो कभी भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रियल नंबर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमने फिर क्या किया कि इसके लिए कुछ और ऐड किया। वो इस प्रकार से था, कुछ इस प्रकार के नंबर हमने ऐड किए जिससे कि ये वो नंबर्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाए। और उन नंबर्स को हमने नाम दिया था क्या, इमेजिनरी नंबर्स। जैसे कि हम इसको लिखते हैं क्या, x² = -4। अब हम x, फिर हम क्या करते हैं -4, रूट लग जाएगा। ठीक है, और हमने शुरुआत से पता है कि जैसे कि अगर हमारे पास में कुछ इस प्रकार से हो x² - 4 = 0, तो हम इसको लिखते हैं x² = 4। फिर उसके बाद हम लिखते हैं x ± अंडर रूट के अंदर 4, और फिर उसको हम क्या लिख देते हैं +- क्या होता है +-2। इनको हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फिर x ± इसको हम क्या करते हैं -1 को अलग लिख देते हैं और प्लस ये √4 को अलग लिख देते हैं। दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस +- को इसी प्रकार से लिखेंगे। इसको एक नया नाम दिया हमने, इसको हमने नाम दिया आयोटा, और ये तो 2 है, तो +-2 आयोटा हो गया। तो ये +-2 आयोटा है, ये एक क्या है, काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, और हमारे पास में अगर सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से अगर आ जाए, मान लीजिए कि हमारा सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार का होता है α+- β, तो हम इस नंबर को बोलते क्या, इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, तो हम इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, तो हम इन सब चीजों के बारे में हम आज डील करेंगे। इसमें लिखा है कि महान वैज्ञानिक कौन है, महान वैज्ञानिक आइलर, उसने सबसे पहले माइनस जो है ना रूट के अंदर -1, इसको उसने प्रतिपादित किया, उसका पता लगाया या इन नंबर्स को कुछ नोटेशन दिया, इसके बारे में काम किया था महान वैज्ञानिक आइलर ने। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि अब तक आप वास्तविक विश्लेषण यानी रियल एनालिसिस में वास्तविक संख्या निकाय, रियल नंबर सिस्टम के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद से सभी वास्तविक संख्याएं एक सरल रेखा के विभिन्न बिंदुओं के द्वारा निरूपित होती है। बिल्कुल सही बात है ये। रियल नंबर्स ये तो थे, आप क्या करते हैं, एक लाइन पर हम सभी रियल नंबर्स को ड्रॉ करते हैं, यानी 1 से पहले 0 आएगा, 1 के बाद में 1.5, 1.2, 1.5, 1.8, 2, 4, 5, 6, ये बाकी नंबर्स आएंगे, इन्फिनिट तक चलता रहेगा। इसी प्रकार से 1 से पीछे की तरफ नंबर आएंगे, 1 से पहले आएगा 0.5 आएगा, उससे पहले 0 आएगा, उससे पहले बाद में पहले माइनस के अंदर नंबर्स आएंगे। तो इस प्रकार से नंबर रियल नंबर सिस्टम चलता रहेगा, जो कि हम एक लाइन पर इसे निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं। यहाँ अब हम ऐसी संख्याओं के फलनों का अध्ययन करेंगे जिन्हें द्विविम समतल 2 डायमेंशनल प्लेन के बिंदुओं से व्यक्त किया जा सकता है, और इन संख्याओं को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। वास्तविक जैसे बीजीय समीकरण, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया था x² +
4 लिया था, इसमें ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इन दोनों का सॉल्यूशन होगा वो समिश्र संख्याओं से व्यक्त किया जाएगा। इसमें आगे लिखा है कि महान वैज्ञानिक आइलर, जिनका जन्म हुआ था 1707 में और उनकी मृत्यु होती है 1787 के अंदर, उन्होंने रूट के अंदर -1 को आयोटा से प्रतीक से व्यक्त कर ये प्रतिपादित किया कि प्रत्येक वास्तविक गुणांकों वाली बीजीय समीकरण के मूल a प्लस आयोटा b के रूप में रूप की संख्या होती है। जहां a और b कोई वास्तविक संख्या है, इस रूप वाली संख्या को समिश्र संख्या नाम दिया था। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आते हैं, महान वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है हैमिल्टन। तो एक ग्रेट मैथमेटिशियन हैमिल्टन, जिनका जन्म होता है 1805 में, यानी करीब 100 साल बाद में। उनका 1707 में, इनका 1805 में, 98 उनके जन्म के 98 साल बाद में किसी और गणितज्ञ का जन्म होता है जिनका नाम होता है हैमिल्टन। 1805 में इनका जन्म होता है, 1865 में इनकी मृत्यु होती है। ने समिश्र संख्या और सिद्धांत के विस्तार में काफी योगदान दिया एवं महान गणितज्ञ कोसी ने भी काफी काम किया इस पर, बहुत ज्यादा। कोसी, रीमान आदि ने विश्लेषिक समिश्र फलनों की संकल्पना को विकसित किया, एनालिटिक फंक्शंस के बारे में। इसी बुक में हम आगे की चैप्टर्स में हम एनालिटिक फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसमें अभी लिखा है, ये देखिए कि जो वास्तविक संख्याएं थी उनको हम एक लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट बोलता है कि उसे हम बोलते हैं कि कोई तुम नंबर बताओ, तो नंबर बताता है, मान लीजिए 75 नंबर बताता है। अब हम किसी दूसरे स्टूडेंट को बोलते हैं कि तुम कोई दूसरा नंबर बताओ, वो बोलता है 68। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 68 को 75 से पहले कहीं डिनोट कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये रियल नंबर पर पहले आएगा। अब कोई दूसरा स्टूडेंट है, वो बोलता है क्या 688 बोलता है, तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, रियल नंबर पर, इसी रियल लाइन पर हम क्या कर सकते हैं, इसे आगे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम नोट करते जाएंगे। ये हो गया। लेकिन अब आता है समिश्र संख्याओं का नियम। तो समिश्र संख्या में कुछ संख्या इस प्रकार से होती है, a प्लस आयोटा b, या ये हो गया x1 मान लेते हैं, और x2 यानी कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये होता है। इसमें a और b, अल्फा और बीटा, ये दोनों तो रियल नंबर से लिए गए, लेकिन ये देखो आयोटा बीच में लगा है, तो इसकी वजह से हम इसे बोलेंगे ये है क्या, इस समिश्र संख्या का वास्तविक भाग ये है और ये इमेजिनरी पार्ट है, बीटा माइनस बीटा इमेजिनरी पार्ट है, और अल्फा वो क्या है, इसका रियल पार्ट है। ठीक है, बात हुई ये। और हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि हम इस नंबर को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अल्फा कोमा माइनस बीटा, लिख सकते हैं। जैसे कि इसी को हम लिख सकते हैं a कोमा b, a कोमा b लिखना सीधा ना, a कोमा b लिख सकते हैं। तो अब इनको लिख देखने से पता चल रहा है कि ये तो कार्तीय निर्देशांक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है ना, यानी ये था वन लीनियर डायमेंशन, 1D के अंदर था, 1 डायमेंशन। ठीक है, ये 1 डायमेंशन के अंदर था, जबकि ये किस पे है, 2 डायमेंशन में है। बिल्कुल कर सकते हैं, इनको 2 डायमेंशन के अंदर कंपेयर कर सकते हैं, इसको 1 डायमेंशन इसके साथ में इसको कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि शुद्ध वास्तविक, मतलब कि हमारे पास में एक ऐसा, इसको मैं पहले मिटाता हूं फिर बात करते हैं आगे की। जैसे इस बुक में लिखा है कि इस समिश्र संख्या z के x और y वास्तविक एवं काल्पनिक भाग के रहते हैं। यानी कि मैंने कोई समिश्र संख्या लिखी, वो क्या लिखी, x प्लस आयोटा y, तो इसमें जो x है वो है वास्तविक भाग, रियल पार्ट, y है क्या, काल्पनिक भाग यानी कि इमेजिनरी पार्ट। इसको ऐसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z प्लस आयोटा ऑफ
इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगर इफ y इज इक्वल टू 0 हो जाए, इसके अंदर y 0 हो जाए, देन z है वो क्या हो जाएगा, विशुद्ध विशुद्ध वास्तविक हो जाएगा, विशुद्ध वास्तविक। लग रहा है ना? बिल्कुल। अगर x बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा, वही सेम बात, विशुद्ध काल्पनिक हो जाएगा, ये विशुद्ध काल्पनिक। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे की बातें करेंगे। मैं पानी पी लेता हूं। चलो मैं इसको रख करता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें लिखा है कि कर्मिक युग में वही, अभी हमने थोड़ी देर पहले वही पढ़ा था वही, कि अगर हम किसी काल्पनिक संख्या को किस प्रकार से लिखते हैं, x प्लस आयोटा y के रूप में लिखते हैं, तो हम इसे कर्मित युग में x y के रूप में भी लिख सकते हैं। और जैसे कर्मित युग में की सभी जो ऑर्डर पेयर वाली प्रॉपर्टीज है ना, वो सभी इसमें सेटिस्फाई होगी। ये कुछ इस प्रकार से होगी, देखो जैसे कि हमारे सामने कोई नंबर लिखा है 3 प्लस 2 आयोटा, तो हम उसे कर्मित युग में क्या लिख सकते हैं, 3,2 लिख सकते हैं। अगर हमारे सामने कोई लिखा है सिर्फ 3 आयोटा, तो अब हम उसे लिख सकते हैं 0,3 लिख सकते हैं। हमारे सामने लिखा है सिर्फ 3, तो उसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -3,0। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो जैसे कर्मठ युग में वो जो प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कि हम इस नंबर के साथ में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2, तो ये क्या हो जाएगा 6,4। यानी कि इसे हम अगर वापस समिश्र संख्या के अंदर बदले तो क्या लिखेंगे इसको, तो हम इसे लिखेंगे क्या, 6 प्लस 4 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करो। यानी अगर हम इसमें से फिर से वापस 2 को बाहर निकाले तो 3 प्लस 2 आयोटा, तो ये सभी प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है। अब हम देखेंगे कि इसमें बीजीय संक्रियाएं यानी कि अलजेब्रिक ऑपरेशन लग रहे हैं क्या। बीजीय संक्रिया का मतलब है कि जैसे कि अगर कोई दो समिश्र संख्या बराबर है तो हम उनको किस प्रकार से लिखेंगे, अगर दो समिश्र संख्याओं को जोड़े किसे, दो समिश्र संख्याओं की गुणा किस प्रकार से करें, दो समिश्र संख्याओं की को घटाएं कैसे, दो समिश्र संख्याओं का एक दूसरे में भाग किस प्रकार से दे, तो ये सब काम है वो करना हम सीखेंगे अभी। ठीक है, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसमें है कि दो समिश्र संख्याएं, पहले तो लिखते हैं दो समिश्र संख्या किस प्रकार से, z बराबर x प्लस आयोटा y, z1 ये है x1 प्लस आयोटा y1, z2 है क्या, x प्लस x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, ये इस प्रकार से।
पहली प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में इस प्रकार से लिखा है कि Z1 अगर Z2 के बराबर है तो इसका क्या मतलब है? Z1 और Z2 बराबर है। Z1 का मतलब कि x1 प्लस आयोटा y1 जो कि बराबर है किसके? x2 प्लस आयोटा y2 के। इस प्रकार से अगर बराबर है तो हम लिखे इसमें एक तुलना करेंगे। अब जो इमेजिनरी पार्ट है वो दूसरे वाले इमेजिनरी के बराबर होगा, जो रियल है वो रियल के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि x1 बराबर है x2 के एंड y1 बराबर है y2 के। इस प्रकार से हो गया। अब हम प्रॉपर्टी B की बात करेंगे। इसमें लिखा है Z1 प्लस Z2 दो समिश्र संख्याओं को जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम उनकी बात करते हैं। तो लिखो समिश्र संख्या पहली x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। अब दोनों को जोड़ते हैं। x1 प्लस x2 प्लस में आयोटा ऑफ y1 प्लस y2 y1 प्लस y2। अब क्या करें इसका? बोलो। ये हो गया x1 प्लस x2 आयोटा ऑफ y1 प्लस y2। इस प्रकार से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे कि रियल में रियल पार्ट को जोड़ेंगे, इमेजिनरी में इमेजिनरी को जोड़ेंगे। तो आयोटा y1 प्लस आयोटा y2 दोनों में से आयोटा मैंने कॉमन ले लिया तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, ये इस प्रकार से करेंगे। अब हमने क्या करते हैं, जोड़ना सीख लिया। अब इसी प्रकार से हम घटाना सीखते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें? Z1 माइनस Z2 तो x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2। ये हो गया इस प्रकार से। अब इसको हम लिखते हैं किस प्रकार से? x1 माइनस x2 प्लस आयोटा ऑफ y1 माइनस y2। कुछ नहीं करना, रियल में से रियल को घटाना है, रियल पार्ट में से रियल को। वैसे करेंगे क्योंकि इस माइनस की अंदर जब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस ऑफ x2 बन जाएगा और माइनस ऑफ आयोटा y2 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x1 माइनस x2 को अलग लिख देंगे और इन दोनों में से क्या करेंगे, आयोटा को कॉमन लेंगे। तो इसमें आयोटा कॉमन आएगा तो यहाँ y1 लिखेंगे और इसमें आगे माइनस लगा हुआ तो इसलिए माइनस y2। ठीक है, आयोटा दोनों में कॉमन आ गया, हो गया काम। बस कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। अब हम करेंगे क्या, जो अब हमने क्या किया कि जो ये दोनों जब बराबर होंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे कैसे, दोनों को घटाएंगे कैसे। अब हम बात करते हैं कि दोनों की गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, ये हो गया। बात करते हैं इसकी कि दोनों नंबर की गुणा कैसे करें। ये था C, अभी तक हमने किया था। अब हम करते हैं D। जैसे कि मैंने गुणा की Z1 की गुणा Z2 के साथ, तो क्या लिखेंगे? पहले लिखते हैं Z1 x1 प्लस आयोटा y1 गुणा x2 प्लस आयोटा y2। क्या कर रहे हो आप? जाओ 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 जाओ। चलिए, तो इसमें इस प्रकार से होगा, मल्टीप्लाई करते हैं सीधी, जैसे हम करते हैं ना a प्लस बी की मल्टीप्लाई करते हैं c प्लस d से, उसी प्रकार से करेंगे। x1 की x2 के साथ करेंगे तो आ जाएगा x1 x2। x1 की आयोटा y2 के साथ करेंगे तो लिखेंगे आयोटा x1 y2। अब क्या करेंगे, होगी मल्टीप्लाई करनी, तो अब इसकी करते हैं आयोटा y1 की इसके साथ में करेंगे तो लिखेंगे आयोटा ऑफ x2 y1। ठीक है, अब इसके साथ में करेंगे
तो आयोटा की गुणा आयोटा के साथ होगी तो आएगा -1 आ जाएगा और y1 y2। अब करते हैं इसको x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा ऑफ x1 y2 x2 y1। ठीक है, अब क्या करें इसका बताओ। हो गया काम, बस यही करना था, कुछ भी नहीं करना था। x1 x2 y1 y2 x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा ऑफ x1 y2 y1 x2। दैट्स इट। तो हमने गुणा करनी सीख ली। अब इस गुणा के बाद में हम सीखते हैं भाग देना। Z1 डिवाइड Z2। तो हम इस बात को तो अच्छी भली भांति समझते हैं कि भाग में हमेशा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, बट्टे में है ना, जो भाग के अंदर जो संख्या है ना वो कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी Z2 है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो यहाँ पर भी है। तो Z1 के लिए लिखते हैं क्या, वही लिखते हैं x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 x2 प्लस आयोटा y2। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे इसको रेशनलाइज करेंगे, किससे, इससे। तो x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2 गुणा x2 माइनस आयोटा y2 x2 माइनस आयोटा y2। अब क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई होगी, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बनेगा सीधा सीधा है a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर यानी कि x2 स्क्वायर माइनस आयोटा y2 का होल इसका भी स्क्वायर पूरे का, तो आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर वाली मल्टीप्लाई हम पहले कर लेते हैं, हमने अभी मल्टीप्लाई करना थोड़ी देर पहले सीखा था, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा x1 x2 और आयोटा y1 की मल्टीप्लाई होगी माइनस आयोटा y2 के साथ में, तो बन जाएगा प्लस का y1 y2 प्लस आयोटा ऑफ इसकी गुणा करते हैं तो आएगा क्या x2 y1 माइनस x1 y2। अब इनकी गुणा करते हैं तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इस नंबर की क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं, इसमें अलग गुणा कर देते हैं, तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा, एक पूरा का पूरा ये हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 भाग के अंदर क्या है x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, तो ये पूरा एक बन गया, आगे वाला आयोटा बाहर, इसको लिखते हैं x2 y1 माइनस x1 y2 भाग के अंदर x2 स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। बस, तो ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा यानी ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन तो लिखी नहीं, Z2 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने काम तो कर दिया पूरा। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन का मतलब है कि अगर कोई दो नंबर है जो कि क्या है समिश्र संख्या है, तो उनको जोड़ने पर जो समिश्र संख्या मिलेगी वो भी समिश्र संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद में आता है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई कि कोई दो नंबर है वो किसी सेट का हिस्सा है, उन दोनों को नंबर को जोड़ने के पर भी जो नंबर मिल रहा है वो भी उसी सेट का हिस्सा है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि
वो Z1 के साथ में हम क्या कर जोड़ते हैं, Z2 प्लस Z3 को जोड़कर फिर उसमें Z1 जोड़ें, या Z1 प्लस Z2 जोड़कर उसके अंदर Z3 जोड़ें, दोनों बराबर आती है। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसको भी वो होल्ड करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर Z1 में Z2 जोड़ें या Z2 के अंदर Z1 जोड़ें तो दोनों बराबर आएगा। बिल्कुल ठीक है, सही बात है। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर Z1 प्लस Z इज इक्वल टू Z2 प्लस Z है, तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि Z1 और Z2 बराबर है। बिल्कुल सही बात है। ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बिल्कुल इसके अंदर भी आइडेंटिटी हमारा जीरो होगा। किसी भी समिश्र संख्या के अंदर हम जीरो को जोड़ने पर हमें वही समिश्र संख्या मिलेगी। अगर हम इसके बाद में बात करते हैं इसका एडिटिव इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स हमेशा क्या होगा, माइनस जेड होगा। जेड का माइनस जेड होगा, यानी कि अगर हमारे पास में जेड दिया हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई, हमारे पास में जो हमारा जो समिश्र संख्या है वो है क्या, x प्लस आयोटा वाई है, z इज इक्वल टू, तो उसके अंदर अगर हम जोड़ें क्या, माइनस जेड, यानी कि माइनस ऑफ x माइनस ऑफ आयोटा वाई, तो हमें क्या मिलता है, जीरो। तो हमेशा इस हर एक समिश्र संख्या का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। बात दोबारा वही, अगर दो समिश्र संख्या हैं, या अभी हमने बात की थी वो थी एडिशन के लिए, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अब हम मल्टीप्लाई के लिए बात करें तो सेम बात है कि कोई दो समिश्र संख्याओं की गुणा करने पर भी हमें समिश्र संख्या मिलेगी। थोड़ी देर पहले हमने किया था, ठीक है, दो समिश्र संख्याओं का गुणा करके देखा था हमने। अब उसके बाद में आता है कि दो समिश्र संख्याएं जैसे कि Z1 Z2 और Z3, उनमें Z1 की गुणा Z1 और Z2 और Z3 की गुणा करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसके साथ में Z1 की गुणा करते हैं, या Z1 और Z2 की गुणा करने के बाद उसमें Z3 की गुणा करते हैं, तो बराबर ही आएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद में आएगी कम्यूटेटिव, यानी कि Z1 के साथ Z2 की मल्टीप्लाई करें या Z2 के साथ Z1 की मल्टीप्लाई करें तो भी हमें सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। उसके बाद में आता है उसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हमने अभी निकालना सीखा है। अगर हम इसका निकाल सकते हैं, ये Z1 अपॉन Z2, अगर हम इस Z1 की जगह 1 रख दें तो पूरा का पूरा काम बाकी सेम है, करना कुछ नहीं है। इसकी जगह, इस पूरे की जगह क्या करना है, 1 लिखना है, ठीक है। इसकी जगह हम 1 लिखेंगे यहाँ पर, और फिर हम ये लिखेंगे तो फिर ऊपर तो आ जाएगा क्या, x2 माइनस आयोटा i2, और नीचे सेम, बस यही है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद में बात करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। तो हमें ये यहाँ पर भी नंबर सिस्टम की तरह, जैसे हम नंबर सिस्टम में नॉर्मली हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही है। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में अगर मल्टीप्लाई करें 1 से, तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलता है फिर से। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, बंटनता नियम। जैसे कि Z1 की गुणा करते हैं किसके साथ में, Z2 प्लस Z3 के साथ में क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड से अगर हम Z1 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। अगर इसी प्रकार से अगर हम क्या करें, ये जो है ना, जो ये क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव जो आइडेंटिटी है ना, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, यानी कि राइट साइड से मल्टीप्लाई करें किसकी, Z3 की करते हैं, Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट बंद, बाहर लिखा है Z3। अब हम क्या करेंगे, तो हमारा आंसर मिलेगा क्या, Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, इस प्रकार से मिलेगा क्या, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो ये हमने बात कर ली, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इजी है। देखिए अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को किस प्रकार से डिनोट करते हैं और उसे किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, दोनों चीजें हम अभी देख लेंगे। अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, अगर हमें पूछा जाए कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, यानी इसको डिनोट करेंगे z बार से, तो वो हो जाएगा क्या, x प्लस आयोटा वाई। इस पूरे का बार लगाएं तो ये आएगा x माइनस आयोटा वाई।
दैट्स इट। यानी कि जो अगर प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा। यानी हमारे पास में कुछ उत्तर इस प्रकार से हो 3 माइनस 2 आयोटा। अगर इसका हमें कॉन्जुगेट लेना हो तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। बस हो गया, इतना ही। ये है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटिव। अगर हम किसी नंबर का दो बार अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो वो फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब इस पर कुछ एक प्रॉपर्टीज है, उन सभी को देख लेते हैं। वैसे ये अभी तो जो पढ़ रहे हैं ना वो 12th क्लास का है, ये कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कोई भी इसको, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने कॉन्जुगेट लिया, उसका फिर से कॉन्जुगेट लिया तो फिर से हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। अब हम बात करते हैं बी कि Z1 के अंदर हम जोड़े किसको, उसके कॉन्जुगेट को जोड़ें तो हमें पता है क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। जोड़ के देखो भी, ये क्या है, x प्लस आयोटा y है, ये क्या है, x माइनस आयोटा y है, तो प्लस आयोटा y माइनस आयोटा y एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए क्योंकि ये एक प्लस का है दूसरा माइनस का, जीरो। तो बचा क्या, x और x दोनों में, तो 2x, 2 बाहर लिख दिया, x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, हो गया काम अपना। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी सी की। तो उसमें लिखा है कि अगर z माइनस z बाहर, यानी कि z में से उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को घटाएं तो क्या मिलेगा, घटा के देखो अभी। z क्या है, x प्लस आयोटा y है, और z बार क्या है, x माइनस आयोटा y है। दोनों को एक दूसरे में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ आयोटा y मिलेगा। 2 टाइम्स ऑफ आयोटा और y का मतलब है रियल पार्ट ऑफ, नहीं रियल नहीं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करें किसकी, z की मल्टीप्लाई करें z बार से, यानी कि z की मल्टीप्लाई करें उसी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटिव कॉम्प्लेक्स के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि z है x प्लस आयोटा y, उसकी मल्टीप्लाई हो रही है x माइनस आयोटा y के साथ में। तो ये कुछ इस प्रकार से a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो b है वो आयोटा y, तो आयोटा y का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं हम और लिखते हैं ई। तो ई में लिखा है कि अगर z1 प्लस माइनस z2, अगर हम इसका लें क्या, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें पूरे का, z1 प्लस माइनस z2, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सिंपल, ये हो गया ई। अब हम बात करते हैं एफ की। तो एफ में लिखा है कि z1 और z2 दोनों की गुणा की हुई है और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया हुआ है, तो उसको हम लिख सकते हैं z1 गुणा z2। अब हम करते हैं zn, ठीक है ये। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि z की पावर n और फिर उसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि z का कॉन्जुगेट लो फिर उसकी पावर n कर दो, दैट्स इट। मैं इसके ब्रैकेट बना देता हूं अच्छा सा, GH। तो h के अंदर लिखा है कि z1 अपॉन z2 फिर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया हुआ है पूरे का। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिवाइड बाई z2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और यहाँ पर z2 है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वो जीरो प्लस आयोटा जीरो नहीं होना चाहिए, क्या है
ठीक है, हो गया ये। यहां पर कुछ एक चीजें लिखी है, इसमें लिखा है कि z प्लस जेड बार यह हमेशा हमेशा क्या होगा, एक विशुद्ध काल रियल होगा, हमेशा एक प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल होगा नंबर होगा ये, और एक ये नंबर भी, ये दोनों के दोनों। लेकिन इसके अलावा एक चीज ये है, ये हमेशा क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा यहां पर। लेकिन कंडीशन अप्लाई, प्योरली इमेजिनरी कब नहीं होगा, जब जेड खुद ही एक रियल नंबर ना हो। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब हमने यहाँ पर कुछ एक और चीजें देखी है, वो इस प्रकार से हैं कि जिनके लिए लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं इनकी। देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वैसे ये एग्जाम में पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये आना चाहिए। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, अगर हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है, अगर हमें किसी भी चीज का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है, तो मान के चलो कि हमें नहीं आता है कुछ। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को इस प्रकार से किया गया है, देखिए कि हमारा कोई जो z है वो क्या है, x प्लस आयोटा y है, तो हम उसे कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। मान लीजिए पॉइंट है ये यहाँ पर, तो इसको हम x, y लिख रहे थे थोड़ी देर पहले, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको लिख सकते हैं कार्तीय निर्देशांक लिख सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं x, y, और अगर और इसे हम एक वेक्टर की तरह भी दिखा सकते हैं। z बराबर x प्लस आयोटा y, ठीक है, जो कि ये पॉइंट है वो खुद क्या है, x, y है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये x है, ये है रियल द रियल पार्ट ऑफ z, और ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें कि हमारे सामने दो चीजें हैं, तो ये है क्या, z1, ये है z1, ठीक है, और जो ये है वो क्या है, z1, ये है z1 प्लस z2, ये है z2, ठीक है। तो हम इसे ट्राइंगल में भी दिखा सकते हैं, बस ये चीज है। इनका जो जैसे इसका जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इसका जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन वाला तो क्या है, z1 प्लस z2, बाहर माइनस होगा, ये वाला है माइनस का z1 होगा, बस ये। तो ये माइनस का z1 प्लस z2 हो गया, ये z1 हो गया इस प्रकार वाला, तो ये क्या होगा, माइनस z1, तो ये होगा माइनस का z2, तो इससे ये बन जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ में जैसे ये दिखाया हुआ है, तो उसको भी हम दिखा सकते हैं, जैसे कि ये
एक वो बन जाए, चतुर्भुज बन जाए, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बन जाए। तो इसमें लिखा है, क्या लिखा है कि ज्यामितीय रूप से समिश्र संख्या x z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y को xy समतल के बिंदु x, y से निरूपित करते हैं। इस निरूपण के अंतर्गत प्रत्येक समिश्र संख्या के लिए समतल में एक निश्चित बिंदु तथा समतल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित समिश्र संख्या को व्यक्त करता है। इस प्रकार सभी समिश्र संख्याओं के समुच्चय C तथा समतल के सभी बिंदुओं के समुच्चय को में एक की संगतता कॉरेस्पॉन्डेंस 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस स्थापित होती है। अतः ऐसे समतल को समिश्र प्लेन या अर्जेंट प्लेन या अर्जेंट आलेख, अर्जेंट डायग्राम या अर्जेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहा जा सकता है। इस प्रकार के प्लेन को, समतल को, इसे z समतल या w समतल भी कहते हैं। समिश्र समतल में x अक्ष पर सभी वास्तविक संख्याएं और y अक्ष पर सभी काल्पनिक संख्याएं स्थित होती है। अतः इन्हें क्रमशः वास्तविक अक्ष रियल एक्सिस अथवा काल्पनिक अक्ष यानी कि इमेजिनरी एक्सिस भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि पुनः समिश्र संख्या z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y को अगर लाइन सेगमेंट में व्यक्त करते हैं इस प्रकार से, जैसे यहां पर मैंने किया है, देखिए इसकी बात हो रही है लाइन सेगमेंट में, जिसका प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु x, y है। इस निरूपण को समिश्र का सदिश निरूपण यानी कि वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसको, जिसके अंतर्गत समिश्र संख्या z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y को एक द्विविमीय सदिश को व्यक्त करता है, जो कि x, y का स्थिति सदिश ही है। इस निरूपण में दो समिश्र संख्याओं के योग एवं अंतर को भी सदिश संख्या के समांतर चतुर्भुज नियम से के दिष्ट रेखाखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो कि हमने अभी देख लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, अब हम पढ़ रहे हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं अभी पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी हमने क्या लिखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर दिखाया था। अब हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही है। तो लिखते हैं अभी हम, तो इसमें लिखा है कि तो अब हम अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको क्या लिखा था, z को x प्लस आयोटा y इस रूप में निरूपित किया था, z को इस रूप में निरूपित किया था। तो इसको ही हम निरूपित कर सकते हैं x प्लस नहीं x, y कार्टेशियन में से निरूपित किया जा सकता है। अगर ये x, y है तो इसी को ही हम क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं r, थीटा के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। इसमें r तो होगा ये और थीटा होता है ये, दैट्स इट। अगर r ये है, थीटा ये है, तो ये वाला है जो, इसे क्या बोलेंगे r कोस थीटा, और इसे क्या बोलेंगे r साइन थीटा। ये क्या है, तो y है, ये वाला क्या है, ये x है, दैट्स इट। हम मिल गया सब कुछ, यानी कि x बराबर है r कोस थीटा, y बराबर है r साइन थीटा। तो इससे क्या दो चीजें मिलती है हमें, इससे दोनों से, इन दोनों को अगर इन दोनों का हम होल स्क्वायर करके जोड़ें तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक ये मिलता है। और अगर हम
क्या कर सकते हैं कि y में अगर x का भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, y अपॉन x बराबर आ जाएगा r sin थीटा बटे r cos थीटा, r से r कट जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा यानी कि tan थीटा हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे हम, tan का इनवर्स लेंगे तो बराबर आ जाएगा क्या, थीटा थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। दैट्स इट, ये आ जाएगा। तो इसको हम r ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं r को थीटा के रूप में लिख सकते हैं। अब हम दोबारा से बात करते हैं, ये है z। अब हमारा काम दोबारा शुरू होता है कि z बराबर क्या था, x प्लस आयोटा y। तो इसको हम लिखेंगे, x को लिखेंगे क्या, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इन दोनों में से r को कॉमन ले लें तो क्या बन रहा है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको हम जानते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं z को। बस हो गया, ये हो गया पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगी ये, z इज इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हमें दिया गया है। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। ठीक है, इसमें एग्जांपल है क्या, -1 प्लस आयोटा रूट 3। हमारे पास एग्जांपल है -1 प्लस आयोटा रूट 3। अब हमें क्या करना है, इसको हमें किसके अंदर निरूपित करना है, किसके अंदर, इसको हमें निरूपित करना है पोलर फॉर्म के अंदर। तो हमने पोलर फॉर्म के लिए देखा था अभी हमने कि ये इसको करना है हमें r e की पावर आयोटा थीटा के रूप में निरूपित करना है हमें। तो इसमें सबसे पहले हम r निकालते हैं। तो r हम जानते हैं क्या होता है, r हमेशा r होता है रूट के अंदर x प्लस आयोटा y। ये तो है, x का मतलब है -1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी 4 का रूट क्या होता है 2। तो r की वैल्यू हमने 2 निकाल दी। अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, टू निकाल दिया ना। अब इतना ही रुकते हैं एक बार। अब हम बात करते हैं दोबारा से इसकी। अब हम दोबारा से लेते हैं क्या, -1 प्लस रूट 3। इसमें क्या कर सकते हैं कि हम जब इसको लिखेंगे, ये इसमें आयोटा भी है साथ में, तो आयोटा रूट 3 है। तो इसमें आगे हमें r लिखना है यानी कि 2 लिखना है। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करेंगे वो अंदर डाल देते हैं। तो -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। अब हमें इसमें देखना ये है कि कब -1 देता है, साइन कब -1, ये जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये लिखते हैं हम। तो ये कब देता है -12 और ये कब देता है प्लस का 3π/2। तो हमारे पास में दो चीजें हैं, क्या चीजें दो, कि कोस थीटा बराबर तो है -1 एंड साइन थीटा है रूट 3/2। ये दो चीजें हैं, रूट 3/2।
हम जानते हैं कि साइन है ना वो √3/2 देता है कब, ये देता है 60 डिग्री पर, और कोस देता है, कोस है ना जो पहले क्वाड्रेंट के अंदर तो पॉजिटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, कोस नेगेटिव होता है, और साइन दूसरे के अंदर भी पॉजिटिव होता है, पहले के अंदर भी पॉजिटिव होता है, यानी कि ये दोनों ओवरऑल बात हो रही है दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर है ये। तो थीटा है वो है 90 से बड़ा है और जो 180 उससे छोटा है, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। यानी कि हम इसको लिखें साइन ऑफ π/2 प्लस साइन ऑफ π/2 प्लस क्या लिखें कि जिससे कि ये 3/2 आ जाए, बात तो ये है। चलो अभी हम देख लेते हैं इसको, हम क्या लिखते हैं साइन ऑफ, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर है तो साइन ऑफ π/2 प्लस कुछ भी होगा, लेकिन क्या होगा, साइन π/2 लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब है कि ये दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, साइन π/2 की गुणा में क्या है, π/2 के मल्टीप्लाई में एक ओड नंबर है, तो हम ये साइन है कोस में चेंज होगा, तो कोस यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा कोस ऑफ अल्फा लिखूंगा तो वो आएगा √3/2। तो साइन है इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, और ये बन जाएगा कोस ऑफ अल्फा बराबर √3/2। तो कोस अल्फा कब होता है √3/2 बताओ, ये होता है करीब π/6 पर, 30 डिग्री पर होता है, बिल्कुल, बस हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं कोस ऑफ π/2 प्लस π/6 क्या हो जाएगा, कोस जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में अंदर नेगेटिव हो जाएगा, फिर कोस का हो जाएगा साइन π/6 -1/2 होता है, यानी कि हमारे पास में जो थीटा है वो क्या है π/2 प्लस π/6, यानी कि इसको और इसे 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 1 4 4 4 π/6, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2π/3, यानी कि हमारा जो z है वो कुछ इस प्रकार से है क्या, 2 × e⁻⁰ 2π/3, बस ये हमारा हो गया सवाल कंप्लीट। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया ना, आगे से हम छोटा करेंगे इसको। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये हमने थोड़ा बड़ा किया है क्योंकि हम सीख रहे हैं, लेकिन आगे वाले में हम क्या करेंगे, बहुत ही फास्ट काम करेंगे क्योंकि हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो अगला एग्जांपल है 1 + आयोटा। 1 + आयोटा, तो हम हमेशा की तरफ से जानते हैं कि इसमें x और y क्या क्या है, 1 1 है, तो 1 और 1 इनका दोनों का स्क्वायर करेंगे, 1² + 1², फिर उसको रूट के अंदर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा √2, बस हो गया। तो √2 की मल्टीप्लाई और √2 की डिवाइड, जो डिवाइड है उसको आगे भेज देते हैं, 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2। अब हम जानते हैं 1/√2 कब देता है, साइन और कोस π/4 पर देता है, हो गया काम अपना, √2 e⁻⁰ π/4, बस दैट्स इट। अब हम चलते हैं आगे, -5 लिखा हुआ है एक जगह सिर्फ, कि इसको भी पोलर के अंदर चेंज करना है, -5, तो -5 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं -5 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। फिर -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 + 0 का स्क्वायर 0, तो 25 + 0 यानी कि 25, फिर उसका रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे क्या 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड 5 का करेंगे, डिवाइड करेंगे तो उसको लिखेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -1 प्लस 0 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 रहेगा आयोटा। अब इसको लिखेंगे क्या साइन और कोस, साइन कब देता है, नहीं कोस -1 कब देता है, कोस साइन है वो 0 कब देता है, तो ये देता है पाई पर, कोस है वो, तो ये क्या हो गया 5 e⁻π आयोटा, बस हो गया काम अपना। अब चलते हैं हम आगे, उसके बाद में एग्जांपल है 2 आयोटा, मैं इसी पर यहीं पर पास में करता हूं एग्जांपल जिसमें लिखा है 2 आयोटा, तो इस 2 आयोटा को मैं लिखता हूं 0 + 2 आयोटा।
ठीक है, 0 प्लस 2 आयोटा। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 0 प्लस 4 4 का रूट 2। अब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0/2 0 प्लस 2/2 1 आयोटा। अब हमें सोचकर बताना है कि cos 0 कब देता है और sin 1 कब देता है। cos 0 देता है π/2 पर, sin 1 देता है π/2 पर। तो इसको लिखेंगे 2e⁻π/2 आयोटा। हो गया काम अपना। तो हमने करीब 4 एग्जाम्पल कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं, समिश्र संख्याओं का मापांक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। The modulus of कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे लिखा है कि यदि z बराबर x प्लस आयोटा y कोई समिश्र संख्या है तो धन वास्तविक संख्या रूट के अंदर x² प्लस y² क्या होगा, ये z का मापांक कहलाता है और जिसे मोड ऑफ z से व्यक्त करते हैं। बस यही बात है, और कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे कि यहाँ लिखा है कि z बराबर होता है x प्लस आयोटा y, तो फिर हम इसका जो मापांक निकालते हैं उसका होता है, मतलब कि उसे व्यक्त करते हैं मोड ऑफ z, इस प्रकार से दोनों तक दो लाइनें खींचकर, और फिर उसका मापांक होता है रूट के अंदर x² प्लस y²। ठीक है, ये हो गया। और x क्या होता है, इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर x होता है रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर और y होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का भी होल स्क्वायर। बस यही है। अब हम इसमें जैसे कि एग्जांपल है कुछ एक, वो एग्जांपल्स को हम लिख सकते हैं फिर से, और फिर उसके बाद में कुछ एक प्रॉपर्टीज है उनको भी बात कर लेंगे। पहले हम एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल में लिखा है 3 - 4 आयोटा, इसका मापांक, बिल्कुल हम मापांक जानते हैं, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस -4 का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 - 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 5। ठीक है, और इसमें एक और आगे लिखा गया है -2 आयोटा, -2 आयोटा मापांक निकालना है। वैसे जिसका हम सीधा देख सकते हैं 2, लेकिन हम थोड़ा तरीके से काम करते हैं। इसको लिखेंगे 0 - 2 आयोटा, फिर 0 का स्क्वायर 0 - 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 4, फिर उसका रूट ले लेंगे तो आएगा 2। फिर उसके बाद में एक और लिखा नंबर लिखा है 3 का मापांक, तो सामने दिख रहा है 3 का मापांक तो 3 होता है, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा तरीके से काम करते हैं क्योंकि अगर एग्जाम में पूछा गया तो इसे थोड़ा तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इसे लिखेंगे 3 + 0 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो 9 + 0 यानी कि 3। 9 + 0 9 हो गया, फिर उसका रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया काम अपना, बस इतना सा काम है। और उसके बाद में कुछ एक एग्जांपल और भी लिखा गया है यहाँ पर, उसको भी देख लेते हैं। उस एग्जांपल में लिखा है क्या, आयोटा -2, तो आयोटा -2 उसको थोड़ा तरीके से लिखते हैं, -2 प्लस आयोटा, फिर उसमें रूट लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 4 + 1 5, तो उसको लिखेंगे रूट के अंदर तो √5। बस हो गया। अब कुछ एक प्रॉपर्टीज है, वो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उन सभी लिख के समझ लेते हैं प्रॉपर्टीज को। उसके बाद में जो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों चीजें पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें लिखा गया है कि मोड ऑफ z हमेशा रियल नंबर होता है, बिल्कुल पहली प्रॉपर्टी है इसकी।
पहली प्रॉपर्टी क्या है मॉड्यूलस की, कि मोड ऑफ जेड, तो अभी तक हमने जो सारे मोड ऑफ जेड निकाले थे वो रियल नंबर ही तो थे, तो ये हमेशा रियल नंबर होता है। ये तो हमने पहले भी जानते हैं कि मोड ऑफ जेड क्या होता है, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो रियल ही होगा बिल्कुल। ये हमेशा वास्तविक संख्या होता है। और एक चीज और भी है, तथा मोड ऑफ जेड है ना, वो हमेशा 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 क्या होता है, या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा ही रहेगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। याद रखना इसको, क्योंकि हम हमेशा भूल जाते हैं कि जैसे हमने मोड ऑफ जेड को बोला क्या, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर हमने सोच लिया कि रूट के अंदर है तो फिर उसको हम प्लस माइनस में लिखेंगे, नहीं नहीं, कभी नहीं। मोड ऑफ जेड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव और रियल, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। ये नेवर 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 एवर, कभी नहीं। अब हम बात करते हैं कि मोड ऑफ जेड और मोड ऑफ माइनस जेड क्या दोनों बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ एक और भी है। मोड ऑफ जेड उसका मापांक माइनस मोड ऑफ जेड इसका मापांक, और मोड ऑफ जेड बार यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड वो भी, और जेड आयोटा का भी, इन सब का मापांक बराबर होता है। ठीक है, और मैं अगर यहां पर एक माइनस भी लगा दूं उसका भी, अगर मैं इसके यहां पर भी माइनस भी लगा दूं उसका भी, ठीक है, इनके बराबर ही होगा। अब हम बात करते हैं सी में लिखा गया क्या, कि जेड स्क्वायर, मोड ऑफ जेड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं जेड बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब उसके बाद में आता है डी के लिए लिखा गया है कि मोड ऑफ z1 z2 दोनों का गुणा करके मोड लें, या दोनों की पहले अलग अलग मोड लेकर फिर गुणा कर दें, एक ही बात है। उसके बाद में आता है ई, तो ई के लिए लिखा गया है कि मोड ऑफ z की पावर n, z टू द पावर n, यानी कि ये हो गया मोड ऑफ z की पावर n, ये भी। अब उसके बाद में आता है, आगे चलते हैं, ई हो गया, फिर आता है एफ। तो एफ के लिए लिखा गया है कि मोड ऑफ z1 अपॉन z2 का मोड लेते हैं, तो ये इसको लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं कि z1 का मोड डिवाइड बाई z2 का मोड। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि z2 है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एफ, उसके बाद में जी, तो जी में लिखा गया है कि मोड ऑफ z अगर 1 है तो क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ, तो इसका मतलब ये होगा कि z बार बराबर है 1 अपॉन z के। बिल्कुल सामने दिख रहा है कि मोड ऑफ z अगर 1 है तो मोड ऑफ z का स्क्वायर भी 1 ही होगा। मोड ऑफ z स्क्वायर क्या होता है, z बार इंटू z बार होता है, तो उसकी वैल्यू अगर 1 है तो z बार बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन z बार बराबर हो जाएगा 1 अपॉन z। दैट्स इट। अब आएगी कुछ ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रैक लेते हैं, लिटिल बिट। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी, पहली ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है, मोड ऑफ z1 प्लस z2 वो हमेशा छोटी होती है, किससे, दोनों का अलग अलग मोड से। तो बिल्कुल सच्ची बात है ये, ठीक है। ये होगी पहली ट्रायंगल इनइक्वालिटी। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, तो उसमें ये है कि z1 माइनस z2, तो उसमें भी यही है कि मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। अब उसके बाद में बात करते हैं c की, तो c में यह है कि मोड ऑफ z1 प्लस z2, तो वो हमेशा बड़ा होगा किससे, दोनों की
अलग अलग ट्रायंगल दोनों का अलग अलग लगाना, डिफरेंसेस मतलब मॉड्यूलस देने हैं, फिर उनमें डिफरेंस लगाना है, तो उसमें से बड़ा ही होगा, बिल्कुल होगा। और उसके बाद में डी है वो कुछ इस प्रकार से है कि मोड ऑफ z1 माइनस z2 वो हमेशा बड़ा होगा मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2। ठीक है, यह हो गया। तो ये 4 ट्रायंगल इनइक्वालिटीज है। अब हम चाहें तो इनका प्रूफ भी देख सकते हैं, बाकी इनके प्रूफ की जरूरत नहीं है कोई ज्यादा, इनका प्रूफ काफी इजी है। चलो मैं एक दो प्रूफ बता देता हूँ, उसके बाद में एक प्रूफ बात कर लेते हैं। पहले का प्रूफ फाइंड करते हैं, इसका याद करते हैं। ठीक है, तो पहला ये लेके चलते हैं। पहले हम इसका स्क्वायर ही लेके चलेंगे, z1 प्लस z2 का स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब है कि इसको क्या लिखेंगे, z1 प्लस z2 और फिर उसका बार। तो इसका बार को हम क्या करते हैं, दोनों में अलग अलग लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा z1 z बार, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ z1 का स्क्वायर और ये z2 और z2 बार, तो इसका हो जाएगा z2 का मॉड्यूलस का स्क्वायर। फिर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, z1 z2 बार प्लस z1 बार z2। ठीक है, अब ये यहाँ पर कुछ एक चीज ये देखने वाली है कि z1 का बार का स्क्वायर प्लस z2 के बार का स्क्वायर प्लस z1 z2 का बार प्लस ये इसका क्या करते हैं कि इसका फिर से हम ले लेते हैं मॉड्यूलस, ले लेते हैं पूरे का मॉड्यूलस फिर से ले लेते हैं। अब क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका क्या है कॉन्जुगेट, तो दोनों का करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनमें ये आएगा क्या z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ किसका z1 z2 का बार, ये आएगा। लेकिन ये 2 टाइम्स भी आएगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं जैसे कि z है, z क्या होता है x प्लस आयोटा y होता है, और रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, वो तो होता है सिर्फ x। तो z का जो बार है ये z का स्क्वायर है, वो हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, तो z क्या होता है रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये हमेशा बड़ा ही होगा, किससे बड़ा है बराबर x से, यानी ये जो z है वो रियल पार्ट ऑफ z से हमेशा बड़ा होता है बस। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस में क्या 2 टाइम्स ऑफ z1 z2 दोनों का इसका पूरे का मॉड्यूलस बस। अब हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग ले लो मॉड्यूलस, फिर ये बन गया होल स्क्वायर, इस तरफ भी z1 का स्क्वायर प्लस z2 का z1 का मॉड्यूलस प्लस z2 का मॉड्यूलस, दोनों के ब्रैकेट लगाओ, फिर उसका होल स्क्वायर लिखो, फिर इस तरफ भी होल स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल दोनों तरफ होल स्क्वायर हटा देंगे, तो फिर आ जाएगा z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस बड़ा है किससे, इन दोनों के अलग अलग से। कुछ गलत कर दिया, ये ट्रायंगल उल्टी होगी क्योंकि ये इससे बड़ा है इसलिए, बस हो गया। इसी प्रकार से इन्हें बाकियों को भी हम हल कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं आगे।
अब इसमें आगे पढ़ेंगे हम एम्पलीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सम्मिश्र संख्या का कोणांक इसे बोलते हैं। इसको भी पूरा लेकर बिठा देता हूं मैं। एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जब का इसे हम क्या दिखाएंगे, इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ए एम्पलीट्यूड ए एम पी ऑफ जेड, और ऐसा भी लिख सकते हैं ए आर जी ऑफ जेड। ये कुछ इस प्रकार से इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या का कोणांक। सम्मिश्र संख्या का कोणांक। ठीक है, अब इसे हम ऐसा लिखते हैं, और ये होता क्या है, ये हमेशा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x होता है। ठीक है, और इसके साथ में लिखते हैं कि इसे अद्वितीय रूप से नहीं लिखा जा सकता, कभी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रहे कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड को कभी भी अद्वितीय रूप से नहीं लिखा जा सकता, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इसे लिखता है 2n पाई प्लस थीटा, n बराबर था 0 1 2 3, लेकिन इसका पाई मान क्या होता है, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होता है हमेशा ये। तो इसका हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या होता है, माइनस पाई प्लस माइनस पाई, और इस तरफ से होता है ये माइनस पाई। तो इस तरफ से तो ओपन होता है, इस तरफ से ये क्लोज होता है, तो ये हमेशा इसके बीच में होता है। ये हमेशा हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बात है। अब जैसे कि लिखते हैं कि यदि ये कोई संख्या है, वास्तविक है, देखिए हमारे पास में कोई संख्या लिख दी ए, ये कोई संख्या है, कोई भी एक संख्या है, रियल नंबर है ये। अब हमें ज्ञात करना है इसका क्या कोणांक। हम जानते हैं कि इसके साथ में लिखना पड़ेगा 0 आयोटा, फिर इसका कोणांक क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ए, ये हो जाएगा क्या, जब ये संख्या पॉजिटिव होगी तब क्या होगा इसका एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव होगी तो हम इसका एम्पलीट्यूड इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि y तो हमेशा 0 है इसमें, तो 0 अपॉन, तो ये हमेशा 0, tan इनवर्स 0 कहाँ होता है, 0 पर होता है, और 1 कहाँ होता है, बताओ तो। साइन 0 0 कहाँ होता है, 0 पर होता है, पाई पर होता है, ये होता है ना। तो ये अगर a पॉजिटिव है तो इसका एम्पलीट्यूड होगा 0, और a अगर नेगेटिव है तो इसका हो जाएगा पाई। बिल्कुल यही है। अब हमें क्या करना है कि एम्पलीट्यूड फाइंड करना है किसका, एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल था। अगर हमारे पास में एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है कि a आयोटा, इसका फाइंड करना है, क्या a आयोटा, तो इसको हम थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, क्या किस तरीके से 0 प्लस a आयोटा कर लेते हैं, इसको बन गया 0 प्लस a आयोटा। अब हम इसका निकालते हैं, एम्पलीट्यूड निकाल करते हैं। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, हमें एक चीज इसको ध्यान में ही रखना है हमेशा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है ना, वो क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए आई, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हमेशा क्या होता है, माइनस पाई की तरफ से ओपन और
पाई की तरफ से क्लोज, माइनस पाई से पाई के बीच में होता है और पाई माइनस पाई की तरफ से ओपन रहता है, पाई की तरफ क्लोज होता है। ये देखो बराबर इक्वलिटी का साइन है यहाँ पर। तो अब क्या होगा, अब इसी फॉर्मूले की तरफ से ये क्या बन रहा है, अगर a पॉजिटिव है तो ये पाई बाई 2 होगा, a पॉजिटिव है तो ये इंफिनिटी को पहुंचेगा तो पाई बाई 2। अगर 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 क्या माइनस पाई यानी कि इस तरफ से घुमा के इस तरफ, तो माइनस पाई यानी कि ये हो गया, और अगर ये नेगेटिव है तो ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। क्या क्या हाँ ठीक है, नहीं लिखेंगे 3 पाई बाई 2 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि 3 पाई बाई 2 क्या होता है, पाई बाई 2 प्लस पाई होता है, जो कि हो ही नहीं सकता इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 0 का कोणांक a निर्धारी है। ये बहुत ही अच्छी बात है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 0 जिसको हम लिखते हैं 0 प्लस 0 आयोटा का कोणांक a निर्धारी है, निर्धारी है यानी कि इनडिटरमाइंड। ये तो इसी प्रकार लिखेंगे तो इनडिटरमिनेट। ठीक है, डिटरमिनेट। ठीक है, बस तो हमने पढ़ दिया एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड को लेकर कुछ एक और प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है एम्पलीट्यूड को लेकर, ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो आराम से, आगे चलते हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार हमेशा क्या होता है, माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड के बराबर होता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो इसकी आता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड क्या होगा, तो ये हमेशा 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 होगा पाई प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होगा। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं सी एम्पलीट्यूड ऑफ 1 अपॉन जेड क्या होगा, उसके बारे में लिखा है कि माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होगा, जो कि ये क्या है, इसमें वापस फिर से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, जेड बार की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो इसलिए सेम ही आएगा। उसके बाद हम टी पर चलते हैं। इसमें एक और चीज लिखी है, बराबर और यानी कि यहां पर दो साइन आएंगे, प्लस माइनस पाई, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड, तो वो हमेशा होता है प्लस माइनस ऑफ पाई के बराबर होता है। ठीक है, ये है। अब हम पढ़ते हैं डी, तो डी के बारे में लिखा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड आई, जेड आयोटा क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हो जाएगा। अब आएगा एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड आयोटा,
ये दोनों सेम है। हाँ, प्लस माइनस दोनों के लिए क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, जेड और जेड माइनस, माइनस पाई, तो प्लस पाई करेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस पाई करेंगे नहीं करेंगे वो तो ई पे लिखा है एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस का जेड आयोटा, उसके लिए भी ये लिखा है माइनस का पाई बाई 2 माइनस प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, और उसके बाद में ई और जी, ई के बाद में आता है एफ। एफ में लिखा है कि एम्पलीट्यूड जेड Z1 Z2, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों की गुणा करके फिर उसका एम्पलीट्यूड फाइंड करें, या दोनों का अलग अलग एम्पलीट्यूड फाइंड करके उनको जोड़ें तो वो एक जैसा ही रहेगा, यानी ये लॉग वाली प्रॉपर्टी है उस जैसा। क्योंकि मैं हमेशा जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सोचता हूँ तो ये चीज मुझे याद आती है कि इसमें कुछ एक ऐसा होता है जिसमें लॉग जैसा कुछ नहीं होता है, तो वो एम्पलीट्यूड में होता है। ठीक है, अब इसके बाद में एफ के बाद में जी दिखाएंगे, तो जी के बारे में बात करते हैं। पॉइंट जी, पी एफ जी, इसमें ऐसा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो वो किस प्रकार से होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, दैट्स इट, बस हो गया। उसके बाद में आई में लिखा है कि अगर Z नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो नंबर है, तो फिर क्या होगा, Z is non-zero, then amplitude of Z plus Z bar बराबर होगा किसके, amplitude of Z bar, and that is always 0, वो हमेशा 0 होता है। पर ये थोड़ा सही नहीं लग रहा मुझे, ये सही इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले हमने जो नियम पढ़ा था उसमें ऐसा था कि जैसे कि Z और Z बार, Z प्लस Z बार क्या होता है, ये ऐसा होता है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z होता है। ठीक है, अगर वो जो रियल पार्ट ऑफ Z है वो अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, अगर वो नेगेटिव है तो पाई आ जाएगा ना, लेकिन इस तरफ Z Z बार है, इनका मल्टीप्लाई तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि वो तो आएगा मापांक ऑफ Z आएगा, तो वो पॉजिटिव आएगा, ये इधर होगा तो पॉजिटिव या 0। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर पॉजिटिव आता है तो फिर वो 0 हो जाएगा उसका, ये इसका 0 आएगा, लेकिन इसका 0 आना जरूरी नहीं है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। ठीक है, एक और लिखा गया है यहाँ पर, I के बाद में है J, इसमें लिखा गया है कि Z does not belongs to R, अगर रियल ये जो Z है वो रियल नंबर नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है, then amplitude of Z minus Z bar, ये क्या होगा, Z minus Z bar होता है 2 times 2 iota of real part imaginary part of Z, तो इसमें आयोटा आ गया, 2 आयोटा के हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, ए आयोटा के लिए निकाला था वैसे ही है, तो पाई बाई 2 और प्लस माइनस पाई बाई 2 आएगा ये, तो ठीक है, हो गया ये।